नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका कर्णीय एजुकेशन परिवार में स्वागत और अभिनंदन। आपका शिक्षण बढ़िया चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है। अब मात्र माने तो 1 सप्ताह भर बचा है और उस दरमियान कर्णीय एजुकेशन परिवार द्वारा एक नई नज़ीर पेश की जा रही है। हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो कि विगत वर्षों में आपके लिए पूछे गए प्रश्नों का एक उपयोगी संग्रह है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा परीक्षा की दृष्टि से। और इस प्रश्न पत्र में हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके साथ साथ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ साथ हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि साथियों, मेरे को जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ही मैं सारी बातें करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सारे प्रश्नों को, अंग्रेजी के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाएँ, गणित रीजनिंग के भी करवाएँ, ऐसा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमारे से जितना रिलायबल होता है, और ये प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, सारे के सारे पुराने प्रश्न पत्र जो कि किसी न किसी एग्जाम में वो प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं का एक संग्रह आपके लिए हम लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप 28 अगस्त को एग्ज़ाम देने जाओगे तो 100% ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। मेरे द्वारा बताए गए एक एक प्रश्न की व्याख्या आपके कानों में गूंजेगी अगर आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। और यकीनन आप अगर इस प्रश्न पत्र को ढंग से देख के जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आज मैं 100 प्रश्न लेके आया हूं, 100 प्रश्नों की एक सीरीज लेके आया हूं, इस 100 प्रश्नों में कम से कम 10 प्रश्न तो आपको हूबहू परीक्षा में छपे हुए मिलेंगे। आप विश्वास रखना, है ना। कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी हमारे वाले प्रश्नों से होगी, ये मैं बाई प्रूफ आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वे वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि ये बात हर विद्यार्थी तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर एक सुलझा हुआ और सुव्यवस्थित और टू द पॉइंट और पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में या फिर कहीं से इधर उधर से वो सारी बातों को मैं यहाँ पर नकारते हुए एक प्रामाणिक आपको प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले प्रश्न लेकर आ रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के। मैं स्वयं शिक्षण अभिरुचि पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मनोविज्ञान से विशेष नाता होने के कारण इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाने में हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। निश्चित रूप से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही सरल है, और इस प्रश्नों को करना कैसे है और किस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाना चाहिए एक स्टूडेंट को। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न दिखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसमें मात खा जाता है। प्रश्न जो पूछा जाता है वो बहुत सरल होता है, लेकिन उसके जो विकल्प होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, उस प्रश्न को बहुत ही कठिन बना देते हैं। आगे से कई प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको लगेगा कि हाँ, इसमें से डी उत्तर हो सकता है, लेकिन मेरे द्वारा सी या ए बताया जाएगा। फिर उसकी मैं व्याख्या करूंगा, जब उसका मैं प्रमाणीकरण आपको दूंगा या पुष्टि करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, निश्चित रूप में वास्तव में जो सर के द्वारा बात बताई जा रही है वो निश्चित रूप से सही है, हमें ऐसा करना चाहिए, अन्यथा परीक्षा में हमारा अंक जो कट सकता है। क्योंकि अब 1, 2 और 3 और 0 वाला सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम है या तो 3 या फिर 0, है ना। या तो मिलेगा पूरा 3 नंबर पूरे मिलेंगे एक प्रश्न के, नहीं तो 0, है ना, नहीं तो 0 अंक मिलेगा। इस लिहाज से आपको आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे और बातें करने के लिए हम सेशन रख देंगे। आज का पहला प्रश्न ये रहा। साथियों, विश्वास रखिए, यकीन मानिए, गारंटी के साथ कहता हूँ कि परीक्षा में से प्रश्न आपके 100% पूछे जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। अब क्रमशः एक के बाद एक प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? क्या उसकी नौकरी मूल्यवान है? क्या उसकी गरिमा एवं मर्यादा मूल्यवान है? क्या छात्रों का विश्वास मूल्यवान है? क्या उसकी शिक्षा के प्रति आस्था मूल्यवान है ना। देखिए, अगर अगर वो शिक्षक हैं तो बिल्कुल उसकी आस्था थी, इसलिए वो शिक्षक बना। प्रश्न को एलिमिनेट करते हुए, यानी कि मैं कहता हूं कि क्रॉस मार्किंग पद्धति जब अपनाओगे तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आपके बहुत सरलता से सरल हो जाएगा ना। उसकी नौकरी, ये तो सीधा सा कट गया। अब पीछे बचे आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन, जिसमें उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी गरिमा और मर्यादा, ये ऑप्शन, और उसके बाद छात्रों का विश्वास। देखिए स्टूडेंट्स, जब छात्रों का विश्वास आ जाता है तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, और इसमें किसी भी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल प्रश्न है, उसको हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सी उत्तर इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा ना, इसमें सी उत्तर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से आपको समझ के करना था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा।
अच्छा अध्यापक वह हैं जो, यानी कि स्टूडेंट्स को कौन सा जो टीचर है वो अच्छा लगता है, जो मेधावी व परिश्रमी हो, जो स्वयं जो है मेहनत करता हो, अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, या फिर सदा जीवन व्यतीत करना, यहाँ पर सादा जीवन है, सादा जीवन व्यतीत करता हो, ये तो सीधा सा गया है ना। अपने विषय में प्रवीण हो, बिल्कुल होना चाहिए है ना। अपने विषय में जब दक्ष होगा तो निश्चित रूप से जो उसकी है वो शिक्षण के प्रति जो लगाव, रुचि और वो बढ़ेगा, ठीक है, इसमें ये भी नहीं है। और मेधावी वो परिश्रमी हो, ये भी नहीं होगा। सच्चा अध्यापक वही होगा जो अपने स्टूडेंट्स में सच्ची लगन रखेगा, इसलिए इसमें भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर में हमारा दूसरा उत्तर एकदम सही बैठ रहा है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, जब हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी, बिल्कुल लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। इसलिए फाइनली हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। यकीनन आप मानिए जहाँ पर कारण लिखा हुआ आता है, जहाँ पर आदर्श लिखा हुआ आता है, ठीक है, जहाँ पर लगभग ये सभी वाला ऑप्शंस देखने हैं साथ में, या फिर उदाहरण जहाँ पर लिखा आता है, उन सभी को हमें कर देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को 1 नहीं 5 बार पढ़ा चुका हूँ। स्टूडेंट्स भली भांति जानते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आप स्कूल से बाहर अपने छात्र को किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है ना, विद्यालय से बाहर है ना, विद्यालय के अंदर नहीं है। अजनबी की तरह तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सीधा ऐसा गलत है। उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी गलत है। अब ऑप्शन बचे कितने, 2, यानी कि हमारे प्रश्न को सॉल्व करने की 50-50 की संभावना यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है। अब हमारा प्रश्न 50% तो सही हो सकता है, 50% हमारा प्रश्न गलत भी हो सकता है, ठीक है। बहुत गंभीर होकर और मित्रों की तरह, देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम उत्तर के रूप में इसको सही करते हैं तो फिर ये गंभीर और मित्र, यहाँ पर अगर हम विद्यालय में होते तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है ये सही होता, लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर जी इसका डी क्यों नहीं है, लेकिन हम स्कूल के बाहर उससे गंभीर होकर व्यवहार करेंगे, अन्यथा एक टीचर और एक स्टूडेंट्स में कोई फ़र्क नहीं रह पाएगा। विद्यालय के दरमियान आप उसका मित्र बन के उसके साथ सहयोगी सचेतक बन के उसके साथ व्यवहार कर सकते हो, लेकिन स्कूल के बाहर ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है शिक्षण क्या है, बिल्कुल शिक्षण की स्किल्स है, एक कौशल है, सीधी सी बात है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी, यहीं पर हमारा एक उत्तर सही हो जाता है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को भाई रोजगार केंद्रित हो नहीं सकता, समाज केंद्रित हो नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने समाज थोड़ी आता है, बच्चे आते हैं ना, स्टूडेंट्स आते हैं, बिल्कुल उनसे समुदाय बनता है, लेकिन पाठ्यक्रम केंद्रित ये तो सीधा सा गलत है। हमारा भी उत्तर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सरल प्रश्न है जो ऐसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप समझिए कि 50 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से आप ये समझ के बैठिए कि 30 एक प्रश्न जो आपके बहुत सरल आएंगे, जो आप प्रथम दृष्टया है उसको सही कर लेंगे, और उसमें से शेष बचे 20 प्रश्नों में से जो 10 प्रश्न होंगे ना वो बहुत ही कठिन स्तर के होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करवाने वाले होंगे। इस हिसाब से आपको वो चीज़ देखनी है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, ठीक है, ये दायित्व किसका है, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को जो स्टूडेंट्स नहीं समझता है वो प्रश्न को गलत कर देता है ना, गलत कर देता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें से उत्तर क्या करेंगे, सरकार, सीधा क्या करेंगे, सरकार। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या आया है, शिक्षण आया है ना, शिक्षण, शिक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, शिक्षण शिक्षकों द्वारा कराया जाता है, किसके द्वारा, शिक्षकों द्वारा कराया जाता है। इसलिए हमें बेहद अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इस शब्द को हाईलाइट करना है। और प्रधानाचार्य तो नेता होता है निश्चित रूप से, लेकिन समस्याओं का सॉल्यूशन, जैसे कि गणित में किसी स्टूडेंट को 3.1 प्रश्नावली अनुपात समानुपात समझ में नहीं आ रही है, वो सॉल्यूशन कौन कराएगा, गणित का टीचर ही तो कराएगा ना। इसलिए इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें भी उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें शिक्षकों का जो दायित्व है जो समस्याओं को हल करवाने का, ठीक है, सरकार का नहीं है। सरकार का शिक्षा की समस्याओं का, किसका, शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व है, इस प्रकार से, है ना, ये बात हो गई। और प्रधानाचार्य की भौतिक अभौतिक जितनी भी सुविधाएं समस्त उन सभी को सॉल्व करने का उनका जिम्मा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक की योग्यताओं एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है।
और सरल भी प्रश्न है एक दृष्टि से देखो तो। बहुत से स्टूडेंट यूँ कहेंगे कि समाज के संभ्रांत लोग जो जानने वाले हैं या फिर विशेषज्ञों को लाकर हम क्या करवाएंगे, शिक्षण की योग्यता और आचरण का मूल्यांकन कराएंगे कि टीचर कैसा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मनोविज्ञान सीधा सा स्पष्ट मानता है कि जो उसके शिष्य हैं, जो उसके स्टूडेंट हैं, जो उसके छात्र हैं, वो ही सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं ना। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा सा हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए भाई, आपके विचार में पूछ रहा है ना, आपकी थॉट क्या है, आपका थिंक क्या है, उसके अनुसार एक एजुकेशन है, उसका जो मूल मोटो क्या होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, ये नेगेटिव शब्द हैं। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। ये शब्द भी मैं शुरू में लिखना भूल गया था। ये शब्द जहाँ पर आए, है ना, अपने कुल देवता का नाम लेके उत्तर कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ना। बालकों का सर्वांगीण विकास बहुत ही सटीक उत्तर है, बाकी वाले सीधे कट जाते हैं, क्योंकि मानसिक योग्यता, साक्षर बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इसलिए ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं ना, जब हम एक कक्षा का कैरिकुलम जो है वो बनाना चाहते हैं, उस दरमियान हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का, शिक्षण अनुसंधानों का, है ना। शिक्षण अनुसंधान जो है वो शिक्षक करते हैं मुख्य रूप से, है ना, शिक्षक करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह आप आगे पढ़ोगे रिट में, अभी तक तो आपके लिए ये पहला पायदान है, खैर शुभकामनाएं उसके लिए भी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना और स्टूडेंट्स की जो रुचि हैं या नीड्स हैं और या फिर उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर के रूप में पहुँचेंगे। ए और बी इसका उत्तर बिल्कुल सही है ना। इस हिसाब से एनिमुलेट करते हुए प्रश्नों को करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, है ना, एक प्रधानाचार्य जो आपका हेड है, जो एचएम है, उसको किस प्रकार का होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक और ये सभी। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल है। ये मैंने इसलिए ये प्रश्न को लिया ताकि आप एक अध्यापक की निष्ठाएं स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए, अध्यापकों में भी होनी चाहिए और एक कुशल प्रबंधक के रूप में होना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि ये प्रश्न कहाँ से आया, ये प्रश्न जिस स्टूडेंट ने सिलेबस बढ़िया तरीके से पढ़ा है उसको पता है कि ये प्रश्न जो है हमारे नेतृत्व के चैप्टर से आया है। कौन से? नेतृत्व के चैप्टर से आया है। इसलिए छुपे हुए प्रश्न होते हैं, हम उसको उजागर नहीं कर पाते हैं, इसलिए डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। बिल्कुल सटीक सी बात है, शिक्षण की योजना की पद्धति जो है वो स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रश्न पहले भी पूछा गया है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। इन प्रश्नों में से आप किस प्रकार से उत्तर का चयन करेंगे। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया है। इन चारों जगह जो अध्यापक लिखा हुआ है, इन चारों जगह आपको अध्ययन लिखना है। क्या लिखना है? अध्ययन शब्द का चयन करना है। इन चारों को आप काट दीजिए, यहाँ पर आप अध्ययन लिखना है। चार जगह क्या लिखना है? अध्ययन, है ना। अध्ययन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्ययन के प्रति उच्च चरित्र, अध्ययन के प्रति उच्च विचार, अध्ययन की धर्मनिरपेक्षता, है ना। इसलिए हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण वही है कि वो अध्ययन के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठाओं और समर्पण को बना के रखेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो प्रश्न हो जाएंगे, अन्यथा अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करें, है ना, आपको समझाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। इसलिए फास्टली आप इसकी वैसे मैं भी फास्ट ही बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखना पूरा, गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? एक जो टीचर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होनी चाहिए? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावक के प्रति, सरकार के प्रति। उसकी जो जवाबदेही है वो समाज और छात्रों के प्रति, या फिर प्रधानाचार्य के प्रति, या अभिभावक के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। देखिए यहाँ पर देखिए, आप कहोगे कि इसमें से सरकार तो होगा नहीं, फिर बचे अभिभावक और प्रधानाचार्य, ये दोनों, है ना। अभिभावक और प्रधानाचार्य ये दोनों बचे। अब सबसे ज़्यादा जवाबदेही कहने वाले और सुनाने वाले कौन होंगे? उसके स्टूडेंट्स होंगे। कौन होंगे? छात्र होंगे ना। हमारा काम मुख्यतः शिक्षण का है, हमारे इर्द गिर्द छात्र रहते हैं, इसलिए 100% छात्रों की जवाबदेही हमारी है ना, हम उन्हीं के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए समाज तथा छात्रों के प्रति ये जो 1 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल 1 नंबर
ऑप्शन सही है इसमें ये, ठीक है। फिर है ग्रामीण अंचलों में यानी कि गांवों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? क्या बात है, बच्चे भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते बीच में। स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों के बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। अब इस प्रश्न को जो स्टूडेंट्स करेगा मैं मानूंगा कि वास्तव में उसने टीचिंग एप्टीट्यूड को बढ़िया तरीके से पढ़ा है ना। अच्छा, ये मैंने संकेत दिया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब कि डी तो इसमें उत्तर है ही नहीं, है ना, डी इसमें उत्तर है ही नहीं, ऐसा भी आप समझ गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपकी थॉट है। मैं इस प्रश्न को यूं करता, छात्रों का अध्यापकों से डरना, क्यों गांव वाले डरते हैं क्या? ऐसे थोड़ी होता है ना। ग्रामीण अंचलों में बस शहर वाले डरते हैं, बहादुर होते हैं, ऐसा होता है कभी? इसका मतलब ये कटा। और छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, थोड़ी कहा जाता है कि आप मतलब पढ़ाई छोड़ने के बाद बाल श्रमिक बनो, है ना। कई ऐसे अमीर घरों के बच्चे भी जो नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन जब विद्यालय का वातावरण नीरस हो जाता है उस दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते नहीं हैं और वो विद्यालय को छोड़ देते हैं। ये समस्याएं हमने देखी हैं, 2001 से लगाकर 10 के बीच में ऐसी समस्या चली, लेकिन फिर 2009 में आरटी आया। आरटी 2009 आने के कारण सारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ 1 से 8 तक। फिर ये ठहराव, रुकाव, है ना, नामांकन का बढ़ना, ये सारी क्रियाएं होने लगी। तो फिर स्कूल का नीरस वातावरण, इसका उत्तर बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको डेवलप करना है। इसलिए क्या परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देनी है, या कड़े स्कूल प्रशासन, सीधा नेगेटिव। अध्यापक के कार्यों की सराहना, अच्छा वेतन, ये भी नेगेटिव है ना। वेतन, प्रशासन, कड़ा, कठिन, है ना, रोक, रोप, ये सारे शब्द नेगेटिव है। इस प्रकार के शब्दों को आते ही एलिमिनेट करके क्रॉस कर देना। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति, है ना। कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखो कोई टीचर है, बाई चांस उसके विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कमजोर है, उसका परीक्षा परिणाम कमजोर रह गया ना, यानी कि एक का 80% रह गया और एक का 100% रह गया। अब जरूर थोड़ी है कि इसने मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन इसके स्टूडेंट ही खुद पढ़ने में कमजोर थे, इसलिए क्या उसकी फिर पदोन्नति नहीं होगी? क्या उसको फिर बढ़ाया नहीं जाएगा क्या? या फिर वो थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम उनके कार्यों की सराहना करेंगे कि वास्तव में गुरुजी जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है, अच्छे से आप इस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, तो सी उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? हमारे नेतृत्व स्पष्ट सिलेबस में है, बढ़िया तरीके से हम इस प्रश्नों को सॉल्व भी कर रहे हैं, है ना। किस प्रकार का कक्षा जो नेतृत्व है वो उत्तम माना जाता है? प्रभुत्ववादी बिल्कुल भी नहीं, इसको तानाशाही कहते हैं, निरंकुश कहते हैं, निर्देशात्मक कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, सभी का मिला जुला रूप कहीं ना कहीं हस्तक्षेप वाला साथ में आ रहा है ना। प्रयोजनवादी भी नहीं, किसी कारण के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और लोकतांत्रिक बिल्कुल उत्तर एकदम सही है, जिसको लोकतांत्रिक कहते हैं, जिसको जनवादी कहते हैं, है ना, जिसको भागीदारी कहते हैं, है ना, या फिर जिसको प्रजातांत्रिक कहते हैं, ये सारे के सारे उत्तर इसमें सही हो जाएंगे। डेफिनेटली हमारा सी उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर एकदम सही हो जाएगा सी। ठीक है, सी उत्तर सही हो जाएगा। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, बताइए इस प्रश्न को फिर मैं मानूंगा कि वास्तव में आपने पढ़ा है ना, वास्तव में आपने शिक्षण अभिरुचि को पढ़ा है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज करके उत्तर बता के फिर आगे देखिए, है ना। क्या इसका उत्तर हो सकता है? आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या पिछड़ापन है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, या फिर असंभव है? इसका उत्तर क्या होगा बताइए। देखो पहला ऑप्शन तो सीधा गया, एलिमिनेट कर दिया, है ना। अनावश्यक तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अनावश्यक होती नहीं। अब देखो असंभव है या फिर आवश्यक है, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा होगा आपके, है ना। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, है ना। आध्यात्मिकता का मतलब होता है उसको आध्यात्म की ओर बढ़ाना। असंभव थोड़ी है ना। ऐसे थोड़ी कि आध्यात्म का ज्ञान रखने वाले टीचर्स की या लोगों की कमी है ना। कोई चीज़ नामुमकिन थोड़ी है, नामुमकिन थोड़ी है। इसलिए यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, सही बी हो जाएगा ना। आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है ना, बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? देखिए, एक ही शब्द को पकड़ना है, ऐसे ही उत्तर निकाले जा सकते हैं। वास्तविक अनुभव, है ना, वास्तविक अनुभव।
वास्तविक अनुभव कौन सी चीज़ प्रदान करती है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक। भाषण में तो कहीं वास्तविक नज़दीक नहीं है, किताब से पढ़ने से वास्तविक अनुभव कभी नहीं आता है। प्रोजेक्ट हम बिल्कुल को स्थापित करते हैं, थोड़ी बहुत संभावना रहती है, लेकिन फिर भी नहीं। आपने चित्तौड़ का किला देखा, कुंभलगढ़ का किला देखा, 36 किलोमीटर की बनी दीवार को देखी, तो वास्तविक अनुभव होगा कि नहीं होगा? किताबों में पढ़ा था कि उसके ऊपर 4 घोड़े चलते हैं, लेकिन आप खुद अपनी आँखों से देख के आए हैं, है ना? वो चीज़ आपके लिए एक वास्तविक अनुभव है, जो बिल्कुल आपके शिक्षण को, आपके दृष्टिकोण को क्या बनाएगी? उत्तम बनाएगी। इसलिए हमारा उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका? ये मैं एक बिल्कुल नया प्रश्न लेके आया हूँ। शायद आपके गुरुजी जो आप जहाँ से कोचिंग ली हो वहाँ से उन्होंने भी नहीं पढ़ाया हो, लेकिन एक फैक्चुअल चीज़ थी, फैक्ट था, और हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशल सिलेबस में है, इसलिए ये विचार रखना भी जरूरी था कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अभिरुचि, है ना? एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक हैं। ये विचार किसने दिया था? क्या रूसो ने दिया था? क्या मारिया मोंटेसरी ने दिया था? क्या मैक्डूगल ने दिया था? क्या टीपी नन ने दिया, है ना? इसका उत्तर होगा एकदम सही टीपी नन, है ना? ये डी उत्तर बिल्कुल सही है, बाकी वाले इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर किस वस्तु का होना जरूरी है? बताइए भाई, इस प्रश्न को फटाफट से बताइए। आप टीचर बन गए, आपके विचार के अनुसार आपके घर में कौन सी वस्तु होनी चाहिए? फटाफट से बताइए। क्या पुस्तकालय होना चाहिए? क्या सजा हुआ ड्राइंग रूम होना चाहिए? क्या टेलीविज़न होना चाहिए? क्या ये सभी होना चाहिए? देखिए, बिना टेलीविज़न के भी चल सकता है, बिना ड्राइंग रूम के चल सकता है। लोग झोंपड़ियों में अपना जीवन निकाल लेते हैं, और झोंपड़ियों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आज और यूपीएससी और आरपीएससी को टॉप कर लेते हैं। लेकिन आप टीचर बन गए, उसके बाद आपके घर में पुस्तकालय होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें उत्तर 1 होगा। कभी भी इसको डी मत करना, है ना? छेड़खानी मत करना, नहीं तो 3 नंबर सीधे से जो है ईश्वर को समर्पित कर दोगे, है ना? कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? कक्षा शिक्षण कर रहे हो, है ना, पढ़ा रहे हो आप कक्षा में, उस दौरान आपको दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है। किसका? दृश्य सामग्री, है ना? हमने पढ़ी थी शिक्षण अधिगम, जो हमारा पहला चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा था कि उस दरमियान हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? नाटकीय ढंग से तो प्रस्तुत करने ही नहीं, इसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो। ठीक है, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये गलत है, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी गलत है। ठीक है, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, बिल्कुल सही बात है ना, वो पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि आप महाराणा प्रताप को पढ़ा रहे हो और वहाँ पर झांसी की रानी का चित्र लेके गए, ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं करना है ना। आप जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहे हो उसके अनुरूप होनी चाहिए, इसलिए इसमें डी उत्तर बिल्कुल सही बैठ रहा है, परफेक्ट उत्तर बैठ रहा है। कौन सा? डी उत्तर परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ, छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है तो शिक्षक को उनके साथ क्या करना पड़ेगा? शिक्षक को क्या माता जैसा व्यवहार करना चाहिए? कभी नहीं, है ना? क्या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या गुरु जैसा व्यवहार? बिल्कुल, गुरु तो वो है ही, तो शिक्षक का प्रश्न पूछा ही है ना। पिता जैसा व्यवहार? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि पिता की जगह कोई ले ही नहीं सकता। मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, डेफिनेटली हमारा उत्तर एकदम सटीक बैठ रहा है, बी उत्तर सही है। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपको मॉनिटर बनाना है कक्षा का, उस दरमियान आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता का, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा, अन्य छात्रों की पसंद, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि। ये तो दोनों कट गए। बौद्धिक क्षमता वाला भी जरूरी नहीं है कि वो बने मॉनिटर, और छात्र की शैक्षिक उपलब्धि वाला ये भी जरूरी नहीं है। छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा हो और अन्य छात्रों की पसंद हो। देखिए, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप जो हैं इसमें कौन सा उत्तर बताएंगे, क्या बी बताएंगे, क्या सी बताएंगे? देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले बता देता हूँ, ऐसे जिनमें से आपको 50-50% लगने वाले, जो 2 ऑप्शंस लगने वाले प्रश्न जो दिख रहे हैं, उसमें से आपको लग रहा है कि मैंने इसको बी किया, बोर्ड ने सी माना, मैंने सी किया, बोर्ड ने बी माना, ऐसे कम से कम आपके परीक्षा में 5 प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से आप मान चलिए। 50 में से 5 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब मैं जो करूं वो आपके भाग्य पर निर्भर करेगा, है ना, वो आपके भाग्य पर निर्भर करेगा कि आपने कौन से पे टिक किया है, और जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो है वो क्या उत्तर माने, है ना, उसके ऊपर। और ये प्रश्न उसी टाइप का है, इसीलिए ये लेने का कारण था, है ना। अब ऐसे मत मानना कि सर ये उत्तर बता रहे हैं ना। देखिए, अब कक्षा नायक अन्य छात्रों की पसंद का भी होना चाहिए, उसको कोई तो कोई लाइक करने वाला होना चाहिए कि हमारा नेता ये होना चाहिए,
है ना। ये नेतृत्व से सवाल आया इसलिए भी ध्यान रखना। और छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा भी होना चाहिए, है ना। ऐसा भी छात्र होना चाहिए जिसकी जो निष्ठाएं हैं अनुशासन के प्रति होनी चाहिए, है ना। ये इसमें इसमें बहुत से स्टूडेंट्स बी भी सही करेंगे और बहुत से स्टूडेंट इसमें सी भी सही करेंगे, है ना। सी बी दोनों ही ऑप्शन सही है, कोई भी गलत नहीं है ना, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए ना, अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिसका नजरिया, जिसका रवैया, जिसकी निष्ठाएं किसके प्रति है, अनुशासन के प्रति है, तो मैं इसका उत्तर फाइनली ये मानता। लेकिन सी उत्तर भी सही है, इसको भी हम गलत नहीं कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसे 5% आएंगे परीक्षा में निश्चित रूप से, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का दायरा ही ऐसा है, उसका नजरिया ही ऐसा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने भी माना, हो सकता है कि 50 स्टूडेंट इसका सी सोच के बैठे और 50 बी सोच के बैठे, है ना। ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आप उस उत्तर को कैसे करते हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल है। सत्य नहीं पूछा है, प्रश्न को भी सही पढ़ना है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, जन्मजात थोड़ी होते हैं ना, जन्मते ही मास्टर बन जाते हैं क्या, गलत। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। ये सभी तो सत्य है ना, इसका मतलब बी बिल्कुल सही है, बी उत्तर। ये देखो कितना प्रश्न अच्छा था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और फिर पूछा कि शिक्षण एक कला है। देखो प्रश्न बहुत सरल है लेकिन ऑप्शन की वजह से हार्ड बन गया, है ना। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, जन्मते ही शिक्षक थोड़ी होते, पढ़ना पड़ता है, BSTC करनी पड़ती है, रीट का एग्जाम देना पड़ता है, फिर थर्ड ग्रेड देनी पड़ती है, फिर चयन होता है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये सभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला कट गया, इसलिए पूछा क्या है, सत्य नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न था, ऐसे दिमाग लगा के करोगे ना तो प्रश्न सही होंगे। यही सीख आपको लास्ट में लेनी है ना, बाकी पढ़ने वाला काम हमारा अभी हो गया है ना। अभी हम लेसन लेके बैठ जाते, कोई फायदा नहीं होता उससे। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए ना, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ उसकी कैसी होनी चाहिए। पद की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए, बाकी वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सही उत्तर सही है। अति गंभीर कभी होना नहीं चाहिए, चाहे ये भी नहीं होना चाहिए, और स्कूल के मानक के अनुरूप थोड़ी होना चाहिए भी, है ना। भाई हेडमास्टर ऐसे करे मैं भी ऐसा करूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पद की जो गरिमा है, जो शिक्षक का गरिमा में पद है, उसके ही अनुसार उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हो सकता है कि बहुत से टीचर्स, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस प्रश्न को नहीं करवाया हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रीट के हिसाब से नहीं, लेकिन शिक्षण अभिरुचि के हिसाब से नहीं करा। बहुत अच्छा प्रश्न है, और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सृजनात्मकता का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है। यानी कि शेषावस्था से, बाल्यावस्था से शुरू होकर 30 वर्ष तक की उम्र तक, है ना, 30 वर्ष तक की उम्र तक सृजनात्मकता जो है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। उसके बाद उसकी जो गति है, उसके बाद जो उसकी गति है वो स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। ये 28वां प्रश्न, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्रिएटिविटी मौलिक है, नवीन है, उसमें अपसारी चिंतन भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बुद्धि जो है उसमें नहीं होती। सी उत्तर एकदम सही है ना, सी उत्तर एकदम परफेक्ट है। देखो सृजनात्मकता के गुण होते हैं ना, मौलिकता होती है, नवीनता होती है, अपसारी चिंतन, ये सारे के सारे उसकी विशेषताएं या गुण पाए जाते हैं। लेकिन बुद्धि जो है वो सृजनात्मकता को इस रूप में परिभाषित हम उसको नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं। अगला है 29वां प्रश्न, सृजनात्मक बालक की विशेषता है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है, संवेदनशील होता है, बिल्कुल। परिहास प्रिय होता है, बिल्कुल सही है। हमने एक शब्द ऑफलाइन क्लास में कई बार मैं लिखता हूँ, विनोद प्रिय। क्या लिखता हूँ, विनोद प्रिय। ये ऑप्शन आपको कई कबार कंफ्यूज भी कराने वाला होना चाहिए ना। हो सकता है कि परिहास प्रिय का मतलब, विनोद प्रिय का मतलब क्या होता है, मतलब हंसी मजाक करने वाला सृजनात्मक बालक होता है। संवेदनशील भी होता है अपने लक्ष्य के प्रति, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, ये सब भी होता है। बिल्कुल जिज्ञासु होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। इसलिए डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है ना, डी उत्तर बिल्कुल सही है। सारी विशेषताएं सृजनात्मक बालक में होती हैं। अंतिम प्रश्न है, 30 प्रश्न लेके आया हूँ, फिर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ये वीडियो, ये मैं इसके 30 ही प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न सुनिए, बुद्धि और सृजनात्मकता में कौन सा संबंध पाया जाता है, यानी कि कैसा संबंध पाया जाता है ना। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में जो है वो रिलेशंस कैसा पाया जाता है, क्या
क्या अफर्मेटिव पाया जाता है यानी सकारात्मक, क्या नेगेटिव पाया जाता है, या फिर समानांतर या वेद, वेद नहीं, समानांतर नहीं, नेगेटिव भी नहीं, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये प्रश्न थे शिक्षण अभिरुचि के, बड़े अच्छे 30 प्रश्न में लेके आया था, और आपका अच्छा रेस्पॉन्स और आपकी सहभागिता और आपका हमारे प्रति एटीट्यूड और नज़रिया अगर पॉजिटिव रहा, अगर मतलब सकारात्मक रहा, तो निश्चित रूप से मैं अगला मॉडल पेपर बहुत जल्द लेके आऊँगा, बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। आपका सहयोग अपेक्षित रहना चाहिए, अन्यथा सारी चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए इसी प्रकार के बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र, पुराने साल के जितने भी है सारों को मैं खोजबीन करके बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लास्ट समय में लेके आऊँगा, बहुत उपयोगी जानकारी, और एक प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, है ना। इसके लिए हमारे चैनल करनी एजुकेशन को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिले। और 28 तारीख को लाइव सॉल्यूशन पेपर का विथ प्रूफ भी करवाया जाएगा, ये भी मैं आपको आज वादा करके जाता हूं। इसलिए आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। अब हम जीके के प्रश्नों की तारतम्यता को शुरू करें। ये पहला प्रश्न, आप फटाफट से इसका उत्तर बताइए, क्या हो सकता है इसका पहले प्रश्न का उत्तर? फटाफट उत्तर बताइए। बहुत सरल प्रश्न है। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, है ना? 1597। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल प्रश्न है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो समय लग जाएगा। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित की? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बेहद उपयोगी प्रश्न है। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने एवं कब स्थापित की थी? झाला जालिम सिंह ने बिल्कुल नहीं की थी, भीम सिंह ने नहीं की थी, झाला मदन सिंह 1825 ये गलत है ना, करी तो झाला मदन सिंह ने थी, लेकिन 1838 में करी थी। ये उत्तर बिल्कुल सही है, अच्छा प्रश्न है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था, है ना? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने लगाया था? ये लगाया था महाराणा राज सिंह ने। बाकी ऑप्शंस का कोई यहाँ से लेना देना ही नहीं है, ये 15वीं शताब्दी से लगभग पहले की थे। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया तरीके से समझ के जो स्टूडेंट करेगा उसको ही समझ में आएगा। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको समर्पित किया था, है ना? आपको पता है कि 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, 1570 में नागौर दरबार लगाया था, और नागौर दरबार लगाने पर तत्कालीन चंद्रसेन वहाँ के शासक थे, उनको वहाँ से पदच्युत कर दिया गया था, और फिर अकबर ने बीकानेर के राजा राय सिंह को वहाँ का शासक नामित किया था, और वो जो किला था वो राय सिंह को सुपुर्द कर दिया था। इसलिए बी उत्तर बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा एक एक एक्सप्लेन करवाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सीधे उत्तर बताते जा रहा हूँ। आपको इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति को समझना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ही केवल इतना बचा है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है ना? ओसिया के जो मंदिर हैं किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। क्या राठौड़ों ने बनाए थे? बहुत से स्टूडेंट सीधा राठौड़ कर देते क्योंकि जोधपुर में राठौड़ों का राज था, लेकिन उत्तर गलत है। चौहान यहाँ थे नहीं, गहलोत बिल्कुल गलत है, प्रतिहार एकदम उत्तर सही है ना, यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने ये मंदिर बनाए थे, ये मंदिर बनाए थे जो कि ओसिया में है, ओसिया में है, गुर्जर शैली में बने हुए हैं मारू गुर्जर शैली। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है ना, बहुत टॉप क्वालिटी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, है ना? बाड़मेर का तो कोई प्रजामंडल था ही नहीं, जयपुर कोटा अपनी जगह स्थापित हुए थे। बीकानेर प्रजामंडल का उत्तर एकदम सही है, और मगाराम वैद्य ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, स्थापना की थी, और यहाँ पर दमनकारी नीतियाँ अपनाई थी तत्कालीन बीकानेर के शासक ने, इस कारण यहाँ प्रजामंडल की स्थापना नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको मजबूरन राज्य के बाहर कलकत्ता में स्थापना करनी पड़ी थी, और बीकानेर इसका उत्तर बिल्कुल सही बैठता है। गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान में किस स्थान के इलाके में पाए जाते हैं? गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही आबू में रहती हैं, बिल्कुल सीधा सा उत्तर एकदम सही है। गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान में आबू सिरोही में रहते हैं, ये परफेक्ट उत्तर। ज़ाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बहुत से स्टूडेंट तेजा जी करते, लेकिन गलत होता, वो नहीं है, बिल्कुल इसका उत्तर गोगा जी सही है। ज़ाहर पीर है ना, ज़ाहर पीर सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है।
करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? केला देवी की आराधना में, करौली की लोक देवी केला देवी, जिनकी आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, है ना? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बाकी वाले ये कोई गीत नहीं है, इसलिए उत्तर सी सही है। यानी कि केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया गीत कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न है ना? अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज कराने वाला प्रश्न है। सोमेश्वर मंदिर, मैं आपको बता दूं संकेत के लिए कि इसको भी गुर्जर प्रतिहारों ने ही बनाया था। किसको? इसी को भी गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया था ना, ये आप ध्यान रखना, ये याद रखना। इसको भी बनाया किसने था? गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया था। किसने बनाया था? गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया था। अब सिरोही में ये है नहीं। सोमेश्वर मंदिर आपको लग रहा है कि सोमेश्वर से सिरोही हो सकता है, लेकिन नहीं है, ये बाड़मेर में है। बाड़मेर का एक आपने स्थान सुना होगा, किराड़ू, है ना? किराड़ू, है ना? किराड़ू में जो है ये राजस्थान का सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में स्थित है, जिसे खजुराहो भी कहा जाता है, उपनाम उसका। राजस्थान में वो कौन सी चित्रशैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है? गणिकाओं का मतलब हुआ ऐसी कौन सी चित्रशैली है जहाँ पर ये वेश्याओं के चित्र हैं, वेश्याओं के चित्रों का अंकन किया गया है? इसका उत्तर बताइए। मारवाड़ तो कदापि नहीं हो सकता है। और इसमें नागर शैली है, ये भी गलत है। अलवर उत्तर बिल्कुल सही है। अलवर में वहाँ पर तत्कालीन राज्य के जो राजा थे उन्होंने वेश्याओं और गणिकाओं को चित्र बनाने वाले चित्रकारों को पनाह दी थी, इसलिए अलवर इसमें उत्तर बिल्कुल सही है। ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि के लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? ये भी चित्र शैली की मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है ना? यानी कि नक से लगाकर सिख तक पोर्ट्रेट बनाई जाती थी। हो सकता है कि वो शासक विशेष की ही हो, है ना? हर किसी की वो बनाते नहीं थी, शासक विशेष की ही थी। और आदमकद पोर्ट्रेट जो है वो जयपुर राज्य के जितने भी राजा थे उनकी बनाई जाती थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी भी पूछे तो इसका उत्तर क्या होगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है। गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो पर्व त्योहार जयंतियाँ सारी की सारी हैं वो मनाई जाती हैं शुक्ल पक्ष में, है ना? कहाँ मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष में। ये मैंने प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि ये अपोजिट है, उसका कृष्ण पक्ष है। इसका मतलब शुक्ल तो कटे, दोनों शुक्ल कट गए, है ना? और श्रावण में नहीं मनाई जाती हैं, इसलिए कृष्ण भी कटा, भाद्रपद में मनाई जाती हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा? सीधा सा डी होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हम इसको शुक्ल करके आते हैं लेकिन गलत हो जाता है ना? ये भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। आपको रणथंभौर में गणेश जी का भव्य मंदिर है, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ से बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राम सनेही संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? शाहपुरा शाखा के संस्थापक पूछा है ना, कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको जो स्टूडेंट करेगा वो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि हाँ बढ़िया तरीके से उसकी राजस्थान जीके की तैयारी जो बहुत अच्छी है ना, किसकी? राजस्थान जीके की तैयारी बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी है। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा फटाफट से बताइए। जसनाथ जी थे नहीं, जसनाथ जी बीकानेर में सिद्धों के थे, है ना, बीकानेर, इसलिए ये है नहीं उत्तर। दरियाव जी रैन के थे, ये है नहीं उत्तर। रामदास जी कोई थे ही नहीं, रामचरण जी इसका उत्तर बिल्कुल सही क्या है? रामचरण जी इसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध ऊंडखा गांव, है ना, उड़खा लिखा हुआ है, वैसे ऊंडखा गांव है, क्या है? ऊंडखा गांव, है ना। ऊंडखा गांव जो है वो किस जिले में स्थित है? क्या बारां में है, चूरू में, सीकर में? देखिए आपको अगर इतना ही पता है कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध फर्नीचर जो कहाँ पर प्रसिद्ध है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अगर आपको पता है ना, तो निश्चित रूप से आप जो है उस प्रश्न को सही कर दोगे, है ना, उस प्रश्न को सही कर दोगे। अब जिसको पता है कि भाई लकड़ी का फर्नीचर नक्काशीदार बाड़मेर का प्रसिद्ध है, तो ऊंडखा कहाँ का है? ऊंडखा गाँव कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी, है ना? अब जेल का नाम है बरेली, राजस्थान के क्रांतिकारी हैं जिसको अमानुषिक यातनाएं दी गई थी। अब इनमें से आपको किसको अमानुषिक यातनाएं दी गई? गोविंद गिरी को थोड़ी लास्ट समय में दी गई थी, लेकिन उनको बरेली जेल में नहीं रखा गया था, इसलिए ये गलत।
केसरी सिंह बारट को भी नहीं रखा गया था। राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रताप सिंह बारट बिल्कुल सही है ना। मात्र 22 वर्ष की उम्र में शहादत दी थी बरेली की जेल में, है ना। मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, ऐसे वीरवर हमारे क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारट थे, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, वैसे केसरी सिंह बारट के सुपुत्र थे, है ना। सर्वोच्च रास बिहारी बोस ने भी कहा था कि पूरे भारत में केवल एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए सारे परिवार को, है ना, कि राष्ट्रभूमि और मातृभूमि की रक्षा के लिए सारे परिवार को न्यौछावर कर दिया। ऐसा इस परिवार के बारे में कहा जाता है। इनका ताल्लुकात शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं। फिर और कभी मिला तो बातें करेंगे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा थे, बहुत अच्छा प्रश्न है, महाराजा थे। संग्राम सिंह नहीं, भाव सिंह के समय चित्रकला। दामोदर दास राठी नहीं है, राजस्थान के सेठ कहे जाते हैं। राम सिंह द्वितीय बिल्कुल उत्तर सही है ना, राम सिंह द्वितीय इसका उत्तर सही है, जो कि कोटा के क्या थे, महाराजा थे तत्कालीन 57 की क्रांति के समय। 50वां प्रश्न बहुत अच्छा है ना। जुलाई 1734, वैसे जुलाई लिखा नहीं है, में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ हुई थी। मराठों के विरुद्ध एक राजस्थान वालों ने एक संगठन बनाया था, इस प्रकार का कि हम संगठन बनाए, साथ मिलकर लड़े तो मराठों को पराजित कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन की जगह तय की थी, वो जगह थी हुरडा। क्या थी, हुरडा। हुरडा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन अब ध्यान में रखना है कि हुरडा भीलवाड़ा में 1734 मराठों को पराजित करने के लिए राजपूतों का एक महासम्मेलन हुआ था, राजपूत शासकों का। बहुत से शासक इसमें सम्मिलित भी हुए थे, है ना। कई बार शासकों के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट में हम उसको भी लेंगे। लेकिन आपके एसटीसी लेवल के यहाँ तक का प्रश्न बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, अब राजनीति के सवाल आ गए, है ना। पहले हिस्ट्री कला संस्कृति के थे, अब राजनीति के आ गए, है ना। पॉलिटी के प्रश्न है, मैंने 10 एक पॉलिटी के प्रश्न लिए, 10 एक ज्योग्राफी के प्रश्न लिए। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी, क्योंकि सारा सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और इस प्रकार की तमाम सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है ना। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से अगर उत्तरदायी पूछे, है ना, व्यक्तिगत रूप से अगर उत्तरदायी पूछे तो वो किसके प्रति होती है, तो वो राज्यपाल के प्रति होती है। लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति हो जाएगी। एक बढ़िया परफेक्ट आंसर, और इसका परफेक्ट जो है अंतर भी ध्यान में रखना, ठीक है। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है ना। राजस्थान में या फिर अन्य किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति कितनी बार उस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्या 2 बार, क्या 3 बार, क्या 4 बार। भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि आप 1 बार बनो, आप 2 बार बनो। आप न जाने कितनी भी बार बन सकते हो, इसका मतलब कोई भी सीमा नहीं है ना। जितनी बार आपको बनाए आप बन सकते हो, ठीक है, बशर्ते जनता का साथ और सहयोग होना चाहिए ना। इस प्रकार से आगे इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आएगा, इसलिए अभी मैं बताऊंगा नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, ये आ गया ना, है ना। किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, है ना। बरकतुल्लाह खां का बिल्कुल नहीं रहा था, है ना। सबसे कम तो नहीं रहा था। जयनारायण व्यास ये भी नहीं, हरिदेव जोशी का भी नहीं रहा, मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल। इनका जो कार्यकाल है राजस्थान के तमाम मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज़्यादा रहा था, सबसे ज़्यादा रहा था। सबसे कम हीरालाल देवपुरा का रहा था, ठीक है ना, ये याद रख लेना, हीरालाल देवपुरा का। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। राज्यपाल को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है ना, मनोनीत किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री द्वारा, क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, क्या केंद्र सरकार द्वारा, क्या इनमें से कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि इनमें से कोई नहीं है क्योंकि उसको राज्यपाल करता है ना, लेकिन सलाह किसकी देता है, केंद्र सरकार, है ना, हवाला वही तो देता है। इसलिए सी उत्तर बिल्कुल सही है, इसमें एकदम करेक्ट उत्तर है सी, परफेक्ट उत्तर इसमें बैठ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद जो है वह कब सृजित किया गया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान का 7वां चरण एकीकरण का 1 नवंबर 1956 को जो है पूरा हुआ था, उसी दिन से, है ना, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को जो बना दिया गया था, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे, 1 नवंबर 1956 से उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह नया पद सर्जित किया गया था, राज्यपाल। कौन सा, राज्यपाल, है ना, ये ध्यान में रखना है। और गुरुमुख निहाल सिंह जो कि राजस्थान के पहले
राज्यपाल बने थे। ठीक है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति पर निश्चित रूप से है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, इस पे भी चलाया जा सकता है किसी न्यायालय के, यानी कि न्यायाधीशों और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है ना, हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, है ना, एकदम फैक्चुअल प्रश्न था। राजनीति को जिसने बढ़िया तरीके से पढ़ा है वो ही स्टूडेंट सही कर सकता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको बढ़िया तरीके से करिए, है ना, इस प्रश्न को अच्छे से करिए और पोज करके भी करिए। मैं समझूंगा कि वास्तव में आपने राजस्थान की राजनीति में राजस्थान के न्यायालय को बड़ा अच्छा पढ़ा है ना। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। देखिए, मुख्य पीठ जोधपुर में बिल्कुल सही है ना, ये फैक्ट सही है। क्षेत्राधिकार पूरे राजस्थान में सही है, खंडपीठ भी जयपुर में। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1950 में न करके 1949 में की गई थी, अगस्त के महीने में। ये बिल्कुल उत्तर एकदम सटीक बैठता है, ये नहीं है, इसलिए हमारा 1 नंबर उत्तर सही है ना, ये वाला। संपूर्ण देश में एकमात्र ऐसे विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा में चुनावों के लिए लगातार जीते थे, वे कौन थे, है ना, वे कौन थे? हरिशंकर भावड़ा नहीं थे, हीरालाल देवपुरा भी नहीं थे, शांतिलाल मीणा भी नहीं थे। हरिदेव जोशी जी, जो कि लगातार 10 बार, कितनी बार? लगातार 10 बार MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुने गए थे। जनता का भरपूर आशीर्वाद था, इसलिए जोशी जी लगातार 10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने थे, है ना, विधानसभा के सदस्य। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? बहुत सरल प्रश्न है, इजी प्रश्न है। राजस्थान की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। वैसे कोई निर्धारित, हम इसका कार्यकाल 5 वर्ष मानेंगे। क्या? 5 वर्ष। फिर है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ये ज्योग्राफी के प्रश्न आना शुरू हो गए। ज्योग्राफी के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं, कोशिश की है कि सरल रखने का, मैंने इसको सरल रखने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा भी गया 2-3 बार पहले, भाई कौन सा जो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? क्या पैराम्बोलिक है, क्या तारा है, क्या बरखान है, क्या घोराउट है ना? निश्चित रूप से 7-8 वर्गीकरण है, उसमें पैराम्बोलिक भी है, तारा भी है, बरखान भी है, लेकिन घोराउट ये कोई प्रकार नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर 4 नंबर बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को पूछा है ना, बशर्ते ये ध्यान में रखना। कांठल प्रतापगढ़ वाला है, इसलिए ये वाला उत्तर नहीं होगा, है ना। भाकर और गिरवा और मेवल, यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेवल जो उत्तर हमारा सही हो जाएगा इसमें। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल कहा जाता है। नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वैसे परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, लेकिन STC वालों के लिए अभी तक जो शुरुआत करें उनके लिए नया है। अगला प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? हर परीक्षा में पूछा जाता है, बढ़िया अच्छा प्रश्न है। उदयनाथ पर्वत अलवर में है। कहाँ पर है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के संलग्न जिले, है ना, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो लगातार अपनी सीमाएं समाप्त होने के बाद क्रमशः उसी जिले की सीमा लगाते हैं, यानी कि संलग्न हैं, एक दूसरे से जुड़ते हुए, है ना, एक दूसरे से जुड़ते हुए, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे कौन कौन से जिले हैं? बताइए फटाफट से। झालावाड़ा, बूंदी, टोंक, टोंक इधर रह गया, बीच में भीलवाड़ा आ गया। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीच में जालोर आ गया, ये भी गया। सिरोही, पाली, नागौर, सिरोही, पाली, नागौर, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, जयपुर के बीच सीकर आ गया, गया, ये भी नहीं, इसलिए हमारा उत्तर सी बिल्कुल सही है ना, सी उत्तर सही है। सिरोही, पाली, नागौर कंटिन्यू क्रमशः एक ही स्थिति में संलग्न जिले हैं, यानी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हमारा उत्तर इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है 67, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? बनास का उद्गम स्थल नाग पहाड़, लूणी का है, ये नहीं है, गलत। जानापाव की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, पश्चिम बनास, खमनौर की पहाड़ी बिल्कुल उत्तर सही है ना। खमनौर की पहाड़ी जो उत्तर यहाँ पर बेड़च है ना, ये बेड़च हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है ना। जानापाव की पहाड़ी माही और खमनौर की पहाड़ियाँ राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल सही है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज्योग्राफी का
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में है? तांबा सर्वाधिक कहाँ निकलता है? खेतड़ी झुंझुनू में। तो चांदमारी परियोजना भी कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं, है ना। प्रमुख जिले कौन से सीमेंट उत्पादन में, ना। टोंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ टोंक कट गया। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी नहीं, ये भी कट गया। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये भी कट गया। बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, बिल्कुल सही उत्तर है। 1 नंबर उत्तर सही है। राजस्थान में सीमेंट के उत्पादन में प्रमुख जिले बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, ये वाले हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2-3 प्रश्न और थे ज्योग्राफी के जो मैं बीच में रह गए हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। 1-2 प्रश्न खनिजों के थे, 1-2 उद्योगों का था। राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, है ना। 500 से अधिक। कोटा, उदयपुर नहीं है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोटा में भरतपुर हैं, लेकिन कोटा नहीं है। जयपुर, भरतपुर, बिल्कुल उत्तर सही है। जयपुर, भरतपुर उत्तर बिल्कुल सही है। 2-1 प्रश्न और थे जो कि खनिजों से संबंधित था, एक उद्योग से संबंधित। खैर वो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा टेस्ट होगा उसमें हम निश्चित रूप से लेंगे, उस प्रश्न को लेंगे। अब इसके बाद आपके हिंदी के प्रश्न हैं, है ना। हिंदी के प्रश्न। अब मुझे भी थोड़ा आराम दोगे क्या, है ना। काफ़ी टाइम से मैं भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सर से निवेदन करूँगा, आपके कड़ी सर कुशलान जी से, कि वो आएँ और आपका आगे हिंदी का जो पाठ्यक्रम में जो मैंने प्रश्न लिए हैं इस मॉडल पेपर में, वो आपको सॉल्व करवाएं, ठीक है ना। बड़े अच्छे विद्वान हैं और आपको बढ़िया तरीके से प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यकीनन इस पूरे वीडियो को देखते जाइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से कह देता हूँ सब्सक्राइब कर लें। और बाकी के 40-30 प्रश्न जो हैं आपके, वो हिंदी विषय के हैं, हिंदी विषय के। आइए सर। नमस्कार साथियों। अब हिंदी के सवाल अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि त वर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा है? त का जब अपन उच्चारण करते हैं तो वह जीभ कहाँ टकराती है? दंत से, ठीक है। पहला सवाल होगा, सामान्य सवाल है। दूसरा सवाल, आग कौन सा शब्द है? आग, आग तद्भव शब्द है, अग्नि होगा इसका तत्सम। तत्सम जो संस्कृत से लिए गए वो शब्द, और तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हुए शब्द। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, नहीं आ गया, क्या आ गया? नहीं का मतलब निषेध कर रहा है। विधिवाचक नहीं है, आज्ञावाचक नहीं है, संकेतवाचक भी नहीं है, निषेध कर रहा है, तो निषेध सामान्य सवाल है। अगला सवाल है, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्या होगा? को, स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। सामान्य सवाल है, समास का सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध, एकत्र एकदम शुद्ध शब्द है, नीरस एकदम शुद्ध शब्द है, योगीराज शुद्ध शब्द है, ये गलत है। शुद्ध होगा मंत्री, मंत्री मंडल, ठीक है, ये होगा शुद्ध। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वायु सखा, वायु सखा है, हुतासन है, विभावसु है, विपथगा नहीं है। विपथ का किसका है? नदी का है, नदी का पर्यायवाची, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सदन है, शाला है, निकेतन है, पावक नहीं है। पावक किसका है? आग का है, ठीक है। आग का पर्यायवाची शब्द है पावक, इस कारण ये घर का नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? किससे बना हुआ है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है। तो कौन सा? कृपा नहीं है, जाति भी नहीं है, नमक भी नहीं है, कुलीन होगा, क्या होगा? जो कुल शब्द से बना, कुल, कुल परिवार, ठीक है, कुल से बना हुआ कुलीन शब्द है। अगला सवाल है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप कवि का होगा तो कवित्री, लेकिन कवित्री लिखा हुआ कौन सा सही है? ये गलत है, यह भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये कवयित्री शब्द होगा, ठीक है। कवयित्री, उच्चारण क्या होगा? कवयित्री, ये शब्द
शब्द शुद्धि में भी आपको ये पढ़ना होगा, और ये कवियत्री शब्द शुद्ध है, ठीक है। व्याकरण को जानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण होगा। क्या होगा? व्याकरण। वह जो व्याकरण को जानता है व्याकरण होगा, ठीक है। अगला सवाल, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना क्या होता है? डींगे हाँकना। कुछ काम नहीं होता है, वो क्या करता है? गाल बजाता है। सही वर्तनी छांटिए। जो शब्द शुद्ध है उसको अपन को अलग करना है। ज्योत्सना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ज्योत्सना होगा। क्या होगा? त और स दोनों हलंत में हो गए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि है? तो ये शब्द है महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय और देवेंद्र। इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि है? तो दीर्घ संधि होगी दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि अर्थात अ और आ हो गए, ठीक है। दीर्घ संधि है। इसमें गुण है, सूर्य प्लस उदय इसमें भी गुण है, देव प्लस इंद्र इसमें भी गुण है, ठीक है। इन तीनों में गुण है और इसमें दीर्घ संधि है। अगला सवाल, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द है जो तत्सम शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अयादि संधि है इसमें, अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। अयादि संधि है तो कौन सा हो जाएगा? पो धन अन होगा, पो प्लस अन। अगला सवाल, तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तरुण का विलोम शब्द कौन सा है? तरुण कहते हैं युवा को, ठीक है। तरुण कहते हैं युवा को, इसका विपरीत कौन सा होगा? ठीक, वृद्ध होगा, जो बुढ़ा है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सी नहीं, कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है? नशा किसे कहते हैं? मद को कहते हैं, ठीक है। नगर शहर को कहते हैं, ठीक है। नारी स्त्री को कहते हैं, ठीक है। लेकिन निशान चिन्ह को नहीं कहते। वो निशान ऐसे होता है, ये निशान होता है ना, इसका अर्थ होता है चिन्ह। इस निशान का अर्थ नगाड़ा होता है। क्या होता है? नगाड़ा। जो वाद्य यंत्र है ना, नगाड़ा, वो नगाड़ा होता है इसका अर्थ। अगला सवाल, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी शब्द कैसे बना? स प्लस अवधान प्लस ई, ठीक है। स प्लस अवधान प्लस ई, तो इसमें उपसर्ग होगा स और प्रत्यय होगा ई। ई किसमें? इसमें ई, ठीक है। सामान्य सवाल है ये भी। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि क्या परिस्थिति रही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इन तीनों में उपसर्ग है, वी, पु और अ। यह धनिक, धन शब्द मूल है। क्या है? धन मूल है और एक प्रत्यय है, धन प्लस एक, धनिक। अगला, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? एक और प्रत्यय का सवाल, ठीक है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसमें अभी उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। इसमें अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। इसमें वी प्लस आ उपसर्ग है और याम मूल शब्द है। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, सभी उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ना कि प्रत्यय का। पूछा प्रत्यय का है लेकिन दिए ऑप्शन उपसर्ग है, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? ठीक है, बनाई गई होगी, ठीक है। बुढ़ापा, बुढ़ा, बुढ़ा प्लस आपा। अपनापन, अपना क्या है? सर्वनाम होगा। सजाना क्रिया होगा। कठोर विशेषण होगा। बुढ़ा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पूछा क्या है? कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगा? बुढ़ा में बुढ़ा आपा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है? राम पत्र लिखता है, पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। मैं बालक को जगवाता हूं, ये प्रेरणा है। क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा सदैव क्या होती है? सकर्म होती है, सकर्मक होती है। और मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी प्रेरणा है। तो गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? कौन, क्या पूछा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ये रूपा चाहती है कि वह
नौकरी करे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संयुक्त नहीं है, ये कौन सा है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, ये भी मिश्र है, मिश्र है। वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य है, कौन सा है, सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, दोनों स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अगला सवाल, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। अभी आपको बताया मिश्र किसे कहते, जिसमें स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, एक वाक्य कहीं ना कहीं दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, तो ये हो गया की से जुड़ा हुआ। ये सेठ जानता है कि, कहीं ना कहीं अपने मन में एक आकांक्षा रहती है कि सेठ क्या जानता है, ये जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो ये की से जुड़ा संज्ञा आश्रित उपवाक्य और ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, कैसा विशेषण है, गुणवाचक। 10 क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। 5 ये भी संख्या है, इनमें से कोई नहीं होगा ना। लाल फूल, कैसा फूल, लाल फूल। अपन वापस सवाल करेंगे कि कैसा फूल, तो लाल फूल उत्तर आएगा। ठीक है, तो वो गुण है, फूल की ये विशेषता है, गुण है कि वो लाल है। ठीक है, अगला सवाल, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या होगा, बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना। कान कतरना, यदि कान को भी कतर के जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत चालाक है। ठीक है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल, लास्ट सवाल है अपना, महात्मा, कैसी आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो, महान है जो आत्मा। ठीक है, विशेषण विशेष्य, कैसी आत्मा है जो महान है, इसमें कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, ठीक है, आज के 100 सवाल अपने पूरे हो गए। सर आते हैं वापस। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से हमने आज आपके लिए ये 100 प्रश्न जो थे, इसकी सीरीज को हम लेके आए आपके लिए, और यकीनन आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये प्रश्न। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। निरंतर हमारे ऊपर विश्वास बना के रखिए। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आगामी आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो निश्चित रूप से हम क्रमशः आपके परीक्षा तक 5 जो मॉडल पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपकी जो भी क्योरीज हैं, आपकी जो भी हमारे को जो भी चीज़ पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे क्या करना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम निश्चित रूप से आगामी बात को और स्पष्टता से आपके समक्ष रख पाएंगे। फिर से मैं कह देता हूँ, हमारे चैनल पे नए हो तो शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। इसीलिए तो हम भी मेहनत करके आपके लिए इतना सारा बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं, है ना, निश्चित रूप से। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसलिए करनी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें। और फिर भी कोई भी क्यूरीज हो, पर्सनल हो, तो फिर करनी एजुकेशन का इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं साथ में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके संपर्क कर सकते हैं। हमारे से व्यक्तिगत सुझावों के बारे में भी आप जान सकते हैं। इसलिए ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी, चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार आपके अच्छे रिस्पॉन्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।